चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने पिछली क्लास में भी क्या किए थे, न्यूमेरिकल किए थे ना। तो आज भी हमें और न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं। इसी के ही वही सारे सेम टॉपिक है हमारे, उन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल है। तो देखो पहला न्यूमेरिकल जो है ये इस साल पेपर में आया है, सीबीएसई 2024। ये इस साल का न्यूमेरिकल है। ऐसे दो क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाए हैं पिछले लेक्चर के अंदर। ये थर्ड क्वेश्चन है उसी नेचर का। इसमें गिवन है तीन सर्किट एलिमेंट हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। तीन एलिमेंट है एक्स वाई जेड, और लिखा हुआ है दे आर कनेक्टेड वन बाय वन अक्रॉस अ गिवन एसी सोर्स। देखो एक साथ नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ वन बाय वन। उनको एक एक करके क्या किया गया है, एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया। पहला क्या है, इट इज फाउंड दैट वी एंड आई आर इन फेज फॉर एलिमेंट एक्स। एलिमेंट एक्स के लिए वी और आई सेम फेज में है। तो ये तो सबसे आसान है। किस एलिमेंट के अंदर वी और आई सेम फेज में होते हैं, हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है ये कि अगर वी एंड आई आर इन फेज, आर इन फेज, तो वी और आई दो कंडीशन में सेम फेज में होते हैं। एक होती है रेजोनेंस कंडीशन और एक होता है ओनली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, तो यहां एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो एलसीआर सर्किट नहीं हो सकता। तो क्या होगा यहां पे, अगर दोनों सेम फेज में है तो ये आएगा रजिस्टर। तो अगर V और I सेम फेज में तो आएगा रजिस्टर, मतलब जो X है वो रजिस्टर है। ठीक है, पहला पार्ट। फिर दूसरा और थर्ड पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग था। यहां पे लिखा हुआ है, देखो ये तो बोला है एक ही एलिमेंट है, बट यहां लिखा हुआ इट इज फाउंड एट V एंड I, नहीं सेकंड पार्ट कहां गया, ये रहा। V लीड I बाय पाई बाय 4 फॉर एलिमेंट Y। वोल्टेज लीड करती है करंट को कितने से, पाई बाय 4 से लीड करती है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है। ठीक है, 12th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, क्योंकि यहां पे कंफ्यूज क्या कर रहा है वो, बोल तो एक एलिमेंट रहा है। अब एक एलिमेंट के लिए फेज डिफरेंस कितना गिवन है, पाई बाय 4 गिवन है। जबकि मैंने पढ़ा हुआ है तीन ही कंपाउंड आते हैं, एक होता है रजिस्टर के लिए आर, इंडक्टर और एक कैपेसिटर। ठीक है, तीन आते हैं। इसमें दोनों सेम फेज में, इसमें वोल्टेज लीड करती है और इसमें करंट लीड करती है। लेकिन हमने ये पढ़ा है थ्योरी के अंदर, एल के अंदर जब प्योर एल आता है तो उसमें वोल्टेज लीड करती है कितने से, 90 से। ठीक है, यहां पे 90 से वोल्टेज लीड करती है और यहां पे 90 से करंट लीड करती है, जब प्योर एल और प्योर सी आएगा। लेकिन यहां लिखा हुआ है वोल्टेज लीड तो कर रही है, और कितने से कर रही है, सिर्फ पाई बाय 4 से लीड कर रही है वोल्टेज। तो अगर वोल्टेज पाई बाय 4 से लीड कर रही है तो क्या ये प्योर इंडक्टर होगा, नहीं, ये प्योर इंडक्टर नहीं है। थोड़ा सोच के देखो एक बार कि अगर फेज डिफरेंस जो है, वैसे फॉर्मूला अगर इंडक्टर की बात करेंगे, ये 90 है, मतलब सॉरी पाई बाय 4 है ये, तो एक्सएल बाय आर ये 1 आएगा, तो एक्सएल किसके बराबर आएगा, आर के बराबर आएगा। तो फेज डिफरेंस 45 या पाई बाय 4 कब होगा, जब उस सर्किट के अंदर आर भी होगा और एक्सएल भी होगा। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये प्योर इंडक्टर नहीं है, क्योंकि प्योर इंडक्टर होता तो फेज डिफरेंस कितना आता, 90 का आता। तो यहां पाई बाय 4 है तो ये प्योर इंडक्टर नहीं है। तो अगर पाई बाय 4 का फेज डिफरेंस है तो वाई एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इसके लिए एक नाम आ सकता है रियल इंडक्टर, या तो आप लिख सकते हो रियल इंडक्टर। रियल इंडक्टर का मतलब क्या है, देखो वैसे तो इंडक्टर ये होता है, प्योर इंडक्टर का मतलब है कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है हमने वो इग्नोर कर दिया, सिर्फ इस इंडक्टेंस की वजह से जो रेजिस्टेंस आएगा सिर्फ उसको करते हैं कंसिडर। पर अगर ये वायर है तो वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो रियल इंडक्टर के अंदर आर भी आता है और एक्सएल भी आता है। तो रियल इंडक्टर में वैसे जेड निकाला जाता है, किसके बराबर आता है वो, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये इंडक्टर नहीं था, ये क्या है, रियल इंडक्टर है। तो ये जो है ज्यादातर बच्चे गलत लिख के आते हैं। अगर आप सिर्फ इंडक्टर लिखोगे तो बेनिफिट डाउट मिल सकता है आपको, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, रियल इंडक्टर, या फिर आर इन सीरीज, आर इन सीरीज विद प्योर इंडक्टर, ये हम लिख सकते हैं किसके अंदर, वाई के अंदर। ठीक है, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, फोर एलिमेंट वाई वाइल आई लीड वोल्टेज बाय पाई बाय 4 फोर एलिमेंट जेड। एलिमेंट जेड में करंट लीड कर रही है, तो फिर तो पता ही, जब दो हो गए थर्ड क्या बचेगा, जेड है ना।
तो Z को हम क्या बोल सकते हैं, सेम लॉजिक से रियल कैपेसिटर, क्योंकि यहां भी जो फेज डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, π/4। वहां मानोगे XC/R, तो XC किसके बराबर आएगा, R के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये रियल कैपेसिटर और R इन सीरीज विद प्योर कैपेसिटर। अब इसमें अगर अगला पार्ट बोल दे, पहला पार्ट है आइडेंटिफाई करना है एक्स वाई जेड क्या है। इसका अगला पार्ट था कि तीनों को सीरीज में लगा दिया, किसको, एक्स वाई और जेड, तीनों को सीरीज में लगा दिया, और बोला कि बताओ उसका फिर इंपिडेंस क्या होगा। जब वो वर्ड यूज करता है कि तीनों को सीरीज में लगा दिया, तो वो सिर्फ उसके लिए 12th क्लास के हिसाब से सिर्फ क्वेश्चन ये बनेगा, या इसके हिसाब से कि अगर मैंने एक्स वाई जेड तीनों को सीरीज में लगा दिया, तो मतलब रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों सीरीज में है, तो वहां पे क्या आएगा, अगर तीनों सीरीज में आते हैं तो इंपिडेंस का फॉर्मूला जो आता है वो क्या आता है, वो आएगा R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, जिसमें इंडक्टर भी मतलब रजिस्टर आ गया, इंडक्टर आ गया और कैपेसिटर आ गया। लेकिन इस पार्ट में और इन तीनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है, ये जो डाउट आएगा लिखते हुए, पहला पार्ट तो ये था, सेकंड पार्ट है तीनों को लगा दिया सीरीज में तो क्या होगा, या उसका नेट रेजिस्टेंस निकालो या इंपिडेंस निकालो। देखो इस Y के अंदर ऑलरेडी R और XL है, इस Z के अंदर ऑलरेडी R और XC है, तो यहां भी R है, यहां भी R है और ये भी R है, तो 3 R हो गए ना। तो अगर आप Z निकालोगे तो Z का फॉर्मूला क्या, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर मैं Y और Z को मानता हूं कि ये रियल इंडक्टर और रियल कैपेसिटर हैं, तो उसके हिसाब से तो ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है। ये फॉर्मूला तब लगता है जब मेरे पास रजिस्टर हो, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर हो, ठीक है। यहां पे बोल दे क्वेश्चन के अंदर कि मैंने एक्स वाई जेड को तीनों को लगा दिया सीरीज में, तो क्या होगा, तो यहां तो R पहले से ही था, इसमें भी R है, इसमें भी R है, और उसके साथ साथ XL भी है और XC भी है, ठीक है। तो रियल में क्या होना चाहिए था, तीनों का रेजिस्टेंस अलग करके, ठीक है, फिर हम ये लगा सकते हैं R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। बट यहां जो XL XC है वो प्योर इंडक्टर के पार्ट है, मतलब प्योर मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड प्योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये क्वेश्चन इस साल पेपर में आया है, ठीक है। आप चेक करना CBSE पे शायद इसकी आंसर की भी होगी, तो देखना इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, π/4 डालने से ही पूरा क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजिंग हो गया। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर जो है वो सिर्फ इंडक्टर और सिर्फ कैपेसिटर लिखा होगा, क्योंकि बच्चों को ये इतना ही याद रहता है कि वोल्टेज लीड कर रही है तो इंडक्टर है, करंट लीड कर रही है तो कैपेसिटर है। लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब प्योर इंडक्टर आता है तो फेज डिफरेंस 90 आता है, 45 नहीं आता। तो अगर 45 आ रहा है तो मतलब उसके अंदर रजिस्टर तो होगा ही होगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा हुआ है अ चार्ज 30 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 27 मिली हेनरी इंडक्टर। अ चार्ज 30 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 27 मिली हेनरी इंडक्टर। तो एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर कितना है 30 माइक्रोफैरड, इज कनेक्टेड टू 27 मिली हेनरी इंडक्टर। इंडक्टर मतलब L गिवन है 27 मिली हेनरी, ठीक है। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ सर्किट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो एक LC सर्किट जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो पहला पार्ट तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो अगर मुझे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा का फॉर्मूला कितना आता है, 1/√LC। और क्या आएगा 1/√LC, 1/√LC आएगा √L, L कितना है 27 और C है 30, ठीक है। और मिली के लिए पावर कितनी आएगी, -3, और माइक्रो के लिए पावर कितनी आएगी, -9, नहीं मैंने इकट्ठा कर दिया, 6 आएगी, ठीक है। तो क्या आएगा ये,
27 को 3 से करो तो कितना आएगा, रूट के अंदर 81, ये माइनस का 9 और एक पावर कम कर दी 0 से, तो 10 की पावर बचेगी माइनस का 8। ठीक है, ये माइनस का 8 ऊपर ले गए, पहले रूट से बाहर आएगा तो -4 बचेगा, ऊपर जाएगा 10 की पावर 4, 81 से बाहर कितना आएगा, 1/9। ठीक है, तो 1/9 और 10 की पावर, ठीक है, माइनस का 8। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये माइनस का 8 है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10/9 और 10 की पावर 3 कितना आएगा, 9 से डिवाइड करो 1.1 और 10 की पावर 3। हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला है ना शायद क्वेश्चन के अंदर, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला है तो यूनिट कितनी आएगी, रेडियन पर सेकेंड। तो ये पहला पार्ट हो गया कि हमने क्या निकाल दिया, ओमेगा निकाल दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, क्योंकि एल और सी है, ठीक है, एक सी है, एक एल और एक एसी सोर्स है। ठीक है, इस सी में एनर्जी कैसी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें एनर्जी कैसी होगी, मैग्नेटिक एनर्जी। यहाँ इलेक्ट्रिक है और यहाँ पे मैग्नेटिक है। ठीक है, एल और सी के अंदर। अब वो बोला है व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इनिशियली, कब, सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 6 मिली कूलम। कैपेसिटर पे जो इनिशियल चार्ज है वो कितना है, 6 मिली कूलम, और इनिशियल कितनी एनर्जी आएगी, तो कैपेसिटर पे कौन सी एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल आएगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, एक था हाफ CV², हाफ QV, ठीक है, और था हाफ Q²/C। ठीक है, 3 फॉर्मूले हैं। तो कौन सा लगाना ज्यादा इजी है, यहाँ पे मुझे चार्ज पता है और मुझे कैपेसिटेंस पता है, 2 चीज पता है मुझे, चार्ज और कैपेसिटेंस। तो अगर मुझे चार्ज और कैपेसिटेंस पता है तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। क्या आएगा, ये आएगा हाफ Q²/C। हाफ Q कितना है, Q है 6, 6 का स्क्वायर आएगा 36, और मिली था -3 का, सो कितना आएगा, माइनस का 6, और नीचे C कितना है, C है 30 और माइक्रोफेरेड, तो -6, तो ये कैंसिल। ठीक है, और क्या कैंसिल होगा, 3 से कटा 10 पे, और 3 से 12 पे, 2 से कटा 6 पर, 6/10 कितना आ गया, 0.6 जूल। तो इनिशियल सारी एनर्जी कितनी थी, इलेक्ट्रिकल थी। ठीक है, पहला पार्ट आ गया। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम। देखो, अगर एनर्जी किसी भी तरीके से लूज नहीं हो रही है, ठीक है, कहीं भी लॉस नहीं हो रही एनर्जी, तो पूरे सर्किट में हमेशा एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर हम आइडियल सर्किट मान के चलते हैं, वैसे पता है हमें एनर्जी क्या होती है, विद टाइम अगर डैम्पिंग होगी तो क्या होगा, एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन अगर आइडियल सर्किट है, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही, तो अगर आइडियल हमारे पास कंडीशन है, आइडियल कंडीशन में क्या होगा, एनर्जी विल रिमेन सेम, एनर्जी विल रिमेन सेम। ठीक है, एक केस ही हो गया। क्लियर है, क्लियर है। ये सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन है आज का ये। कोई बोले इसमें मैग्नेटिक एनर्जी कितनी आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये है, तो बताओ आफ्टर सम टाइम जब ये एनर्जी कन्वर्ट होगी मैग्नेटिक के अंदर तो कितनी आएगी। जब हम बोलते हैं कि ऑसिलेट कर रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है ऑसिलेट, ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक और मैग्नेटिक से वापस इलेक्ट्रिक क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, स्विच होती जा रही है। ठीक है, तो पहले सारी इलेक्ट्रिक थी, कुछ देर बाद मैग्नेटिक, फिर इलेक्ट्रिक, फिर मैग्नेटिक एंड सो ऑन। तो अगर इलेक्ट्रिक इतनी एनर्जी थी 0.6 जूल, तो कुछ देर के बाद मैग्नेटिक कितनी आएगी, सेम आएगी, कितनी, 0.6। तो कई बार ऐसा भी देगा कि चार्ज इतना है और बताओ मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगी। तो चार्ज का यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूं, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल लूंगा, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी वही कितनी आएगी, मैग्नेटिक आएगी। ठीक है, तो कोई भी एक दे के दूसरी आपसे पूछ सकता है, दोनों का सेम ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर आता है, ठीक है, इस चैप्टर से, जिसके अंदर वो इंपेडेंस, करंट, वोल्टेज, पावर के बारे में आपसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो है पूछता है। तो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सोर्स है, और 230 वोल्ट
अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जो है इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ LCR। तो तीनों गिवन है, L गिवन है, C गिवन है, R गिवन है। पहला पार्ट पूछ रहा है कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस। ये तो हम कई बार कर चुके हैं, हर बार सेम ही तरीका है। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एंगुलर वर्ड यूज कर रहा है, तो मुझे ओमेगा ही फाइंड करना है, ठीक है ना। तो क्या आएगा 1/√L। L कितना है 5 हेनरी। और C कितना है 80 माइक्रोफैरड। तो 80 माइक्रो है तो कितनी पावर आ गई -6। -6 ऊपर आके क्या हो जाएगा, पहले बाहर आएगा -3, ऊपर आके +3, मतलब ऊपर आके कितना हो गया 1000। और 8 पंजे 40 और इंटू 10 कितना हो गया 400। 400 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना बचेगा 400 बचेगा, स्क्वायर रूट से बाहर 20, ये कैंसिल, 2 से कटा 100, कितना आएगा आंसर 50 रेडियन पर सेकेंड। तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी 50। ये हर्ट्स नहीं आएगा, अगर हमें वो निकालनी है तो क्या आएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, पहला पार्ट। फिर क्या बोल रहा है इंपिडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। सबसे आसान क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर आएगा। रेजोनेंस पे निकालना है। रेजोनेंस पे Z क्या होता है मिनिमम होता है, किसके बराबर होता है R के बराबर होता है। कितना है R क्वेश्चन में, रेजोनेंस पे XL XC बराबर होते हैं तो Z क्या आएगा मिनिमम, R के बराबर। R कितना है 40, तो डायरेक्ट हो गया तो ठीक है। फिर क्या निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट्स एट रेजोनेंस। ठीक है, तो करंट का एम्पलीट्यूड मतलब पीक वैल्यू निकालनी है मुझे। तो पहले मैं निकालूंगा IRMS। IRMS आएगा ERMS बाय Z। ERMS कितना है क्वेश्चन में गिवन है 230 वोल्ट। और Z मिनिमम कितना है 40, कैंसिल कर दिया इसको। तो IRMS की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 23/4 एम्पियर। ठीक है, और लास्ट पार्ट क्या है अच्छा सॉरी, एम्पलीट्यूड निकालना ना हमें। तो I0 कितना होगा, यहाँ भी लिख सकते हैं तो आ जाएगा। I0 क्या होता है, I0 होगा √2 इंटू IRMS और √2 इंटू 23/4। ठीक है, काट दो इसको, क्या आएगा ये आएगा हमारे पास I0 इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय 23/4। किससे जाएगा पहले 4 पंजे 20, कितना आएगा 30, 7 पे और फिर 5 पे। ठीक है, और √2 की वैल्यू कितनी आती है 1.414 इंटू 5.75। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा जो भी आएगा 8 पॉइंट समथिंग आएगा, देख लेना। ठीक है, और लास्ट पार्ट क्या है पावर डिसिपेशन इन सर्किट। देखो सारी चीज हमें, अगर वो रेजोनेंस की बात कर रहा है तो वो रेजोनेंस पे ही फाइंड करनी है। रेजोनेंस पे कितनी पावर कंज्यूम करेगा, तो मुझे पता है रेजोनेंस पे पावर डिसिपेशन क्या आता है मैक्सिमम, क्यों पावर फैक्टर 1 आता है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट जो है ये मैं कराऊंगा नहीं, खुद कर लोगे। फोर्थ पार्ट पावर कितनी आएगी IRMS इंटू ERMS। ठीक है ना, IRMS कितना है 23/4 और ERMS कितना है 230। ठीक है, 23 का स्क्वायर कितना होता है 23 का स्क्वायर 529। ठीक है, और नीचे कितना आएगा 4 और ये। ठीक है, 6 दूनी 12, 2 4 और 1 5। ठीक है, ठीक है ना। और ये पावर है तो किस में आएगी, ये पावर आएगी वॉट में। तो आप सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे यूनिट क्या आएगी एम्पियर। बाकी का यूनिट है जो नहीं लिखी हमने, ठीक है हर जगह लिखी है। ओके, ठीक है, तो ये एक सबसे एक मॉडरेट क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर आता है। LCR गिवन होगा, रेजोनेंस कंडीशन पूछेगा, इम्पिडेंस पूछेगा,
ये भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन के अंदर कि एल के पास और सी के पास कितनी वोल्टेज आएगी। अगर वीएल निकालना है तो वीएल क्या आएगा, आई इंटू एक्सएल। वीसी क्या आएगा, आई इंटू एक्सी। वीआर क्या आएगा, आई इंटू आर। तो ऐसे जो है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। यही सब आते हैं पेपर में, बहुत टफ नहीं आता इससे। इस चैप्टर के बोर्ड के हिसाब से सबसे आसान न्यूमेरिकल है। अगर आप कंपेयर करोगे पहले के चैप्टर के हिसाब से, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पूरा मैथमेटिकल चैप्टर है, बस फॉर्मूले पता है, फॉर्मूले लगाओ, सबके आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये हमने एक पेज बचा लिया। एक ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब पहली बारी में नहीं निकलता, ठीक है। बोला एक एसी सर्किट है और हैविंग एन इंडक्टर एंड रजिस्टर। क्या क्या है, इंडक्टर है और रजिस्टर है, इंडक्टर और रजिस्टर। तो आरएल सर्किट हो गया, बोथ आर इन सीरीज, ड्रॉज अ पावर ऑफ 560 वोल्ट। तो पावर की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 560 वोल्ट, ठीक है। फ्रॉम एन एसी सोर्स मार्क 210, जो वोल्टेज है आरएमएस वोल्टेज 210 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्स, इसका हम बाद में यूज करेंगे शायद। और पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इज 0.8। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई की वैल्यू गिवन है 0.8, यूनिटलेस आएगा, ठीक है। इम्पिडेंस निकालना है और इंडक्टेंस ऑफ करंट यूज, इस सर्किट का इम्पिडेंस निकालना है। पावर पता है, वोल्टेज पता है और cos फाई पता है, तो इम्पिडेंस निकालना है। मेन पार्ट इम्पिडेंस निकालने का है। जब इम्पिडेंस निकालोगे फिर हमें आर एक्सएल निकालना पड़ेगा, वहां से हम क्या निकाल पाएंगे, इंडक्टर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, यही होता है पावर का फॉर्मूला। मुझे ई आर एम एस तो पता है बट आई आर एम एस नहीं पता, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे आई आर एम एस को, आई आर एम एस क्या होगा, ई आर एम एस और डिवाइड बाय जेड इंटू कॉस फाइव, यही आएगा, है ना। करंट क्या होती है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब इंपेडेंस। तो क्या आएगा यहाँ से, जेड कितना आएगा, यहाँ से जेड आएगा ई आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस फाइव और डिवाइड बाय पावर, डिवाइड बाय पावर, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, ई आर एम एस कितना है, ई आर एम एस है क्वेश्चन में, कहाँ गया, 210 गुना 210 और कॉस फाइव 0.8 और पावर कितनी है 560, ठीक है। इस पॉइंट को उड़ाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। हो गया आसान क्वेश्चन। अब क्या होगा, 8 से कटेगा कितने पे, ये 7 पे, 0 70, 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 7 से कैंसिल 3 पे, और 21 3 जा कितना आ गया 63 ओम, डायरेक्ट आ गया, जेड निकल गया कितना 63, ठीक है। पहला पार्ट होता नहीं, ये देखने में लग रहा है कि हो गया पहली बारी में, पर जब खुद से करोगे ऐसे क्वेश्चन जहां थोड़ा बहुत चेंज आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। पहला पार्ट है जेड निकालना था, फिर बोला है इंडक्टेंस निकालो। अब इंडक्टेंस निकालने, क्या हमें क्वेश्चन में आर गिवन है, क्या हमें क्वेश्चन में आर गिवन है, आर गिवन नहीं है, ठीक है। तो मुझे पावर फैक्टर का दोबारा यूज करना पड़ेगा, क्या निकालने के लिए, आर निकालने के लिए। सोचो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एक cos फाई जो होता है वो आर बाय जेड होता है, याद है ना। cos फाई क्या होता है, आर बाय जेड। cos फाई है 0.8 आर, और z कितना है, z कितना है 63, ठीक है। z कितना है 63। तो यहां से r कितना आएगा, यहां से r आएगा 0.8 इंटू 63, ये r आ गया, ठीक है। अब आगे मैं नहीं करा रहा हूं, क्यों, क्योंकि देखो अगर ये आर एल सर्किट है तो आर एल सर्किट के लिए z कितना होता है, z होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस
एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल स्क्वायर क्या आएगा, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर, जेड कितना है, ये आएगा 63 स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा 63 स्क्वायर माइनस 0.8 स्क्वायर और 63 स्क्वायर, ठीक है, तो 63 स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये आएगा 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर कितना होता है 0.64, 1 माइनस 0.64 करोगे तो कितना आएगा 0.36, ये एक्सएल स्क्वायर है, एक्सएल क्या आएगा स्क्वायर रूट लोगे तो 63 इंटू 0 पॉइंट, ठीक है, एक्सएल आ गया। एक्सएल क्या होता है, हमें क्या गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है ना ये, तो एक्सएल होगा 2 पाई न्यू एल इज इक्वल टू 63 इंटू 0.6 और यहां से क्या निकाल लोगे, एल निकाल लोगे डी आई वाई, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पे मेन जो था वो z अप्रोच करना था, z के बाद का पार्ट आसान है, z तक नहीं आ पाते बच्चे। अब ये एक तरीका है, सिर्फ यही तरीका नहीं है, आप किसी और अप्रोच का यूज करके भी z निकाल सकते हो बेसिक तरीके से, ठीक है, करंट निकालो फिर पावर से कंपेयर करो तब भी निकल जाएगा, ये तो मैंने तब एक तरीके से कराया है क्वेश्चन, हो सकता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला पार्ट ये है, एक डिवाइस एक्स है, ठीक है, और डिवाइस एक्स जो है इस कनेक्टेड, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है और ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, डिवाइस एक्स है कोई और ये कनेक्ट किया हो वोल्टेज से, ठीक है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इस वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है इसको, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है वेरिएशन ऑफ वोल्टेज करंट एंड पावर इन वन कंप्लीट साइकिल इज शोन इन फिगर, ये तीन ग्राफ हैं, ए बी सी में एक वोल्टेज है, एक करंट है और एक पावर है, इस ए बी सी में एक वोल्टेज है, एक करंट और एक पावर, ए बी सी तीन कर्व हैं, तीनों में एक वोल्टेज एक करंट एक पावर है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द डिवाइस एक्स, ठीक है, इफ कर्व बी शोज वोल्टेज, ये जो बी है ये वोल्टेज को अगर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जो कर्व बी है तो एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब डिवाइस एक्स का मतलब तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है और कैपेसिटर, तीन हो सकते हैं। अगर ये नहीं लिखता कि बी वोल्टेज है तो मैं इस इक्वेशन का यूज करके भी बता सकता था कि वो वोल्टेज क्या होगी, ठीक है, बट यहां लिखा भी हुआ है कि जो बी है वो वोल्टेज है। तो यहां देखो इस कर्व के अंदर ये बी वोल्टेज है, ये जो कर्व है बी वाला, ये कर्व, ये कर्व जो है वो वोल्टेज बोल रहा है क्वेश्चन, दिस इज वोल्टेज, जो बी कर्व है बी कर्व इज वोल्टेज, ठीक है। करंट और वोल्टेज में ये ओमेगा टी पार्ट हमेशा सेम रहता है, ठीक है, मतलब लिखा हुआ ना एक साइकिल, तो मैं अब यहां से कैसे यूज करूंगा कि अगर करंट जो है ये वोल्टेज जो है वो एक साइकिल मतलब 0 से t का टाइम, 0 से t में उसका एक साइकिल कंप्लीट होगा, तो आप बी को छोड़ के ए और सी में बताओ ऐसा कौन सा कर्व है जो एक पूरे टाइम के अंदर एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ए और सी में ऐसा कौन सा कर्व है जो इसमें एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, जरूरी नहीं है वो साइन कर वो, ठीक है, चेक करो, एक्सेप्ट बी क्या बचा, एक ए बचा एक सी बचा, तो ए और सी में ऐसा कौन सा कर्व है जो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, सोचो। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो क्वेश्चन आसान है, नहीं कर सकते हो तो क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ए और सी में ऐसा कौन सा कर्व है जो इतने यहां से लेके यहां तक के टाइम में, दिस इज टाइम टी क्वेश्चन के हिसाब से, दिस इज वन साइकिल, जो इस पूरे टाइम के अंदर एक साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। अगर आप कर्व ए को देखोगे वैसे ही, कर्व ए, कर्व ए ने इतने टाइम के अंदर देखो, कर्व ए को देखोगे तो ये इसने एक साइकिल तो यहीं पे कंप्लीट कर लिया और एक साइकिल ये, कितने साइकिल हो गए, दो हो गए,
तो करंट ए जो मतलब जो कर्व ए है, कर्व ए बी के रिस्पेक्ट में 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा आएगी? नहीं, ट्वाइस ऑफ ओमेगा आएगी। तो ये तो करंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, करंट कब होता है? जब दोनों का जो ओमेगा पोर्शन होता है वो क्या होता है? सेम होता है, मतलब सेम आना चाहिए। सिर्फ करंट और वोल्टेज में क्या होता है? फेज डिफरेंस आता है, मतलब प्लस माइनस समथिंग होता है, प्लस π/2 प्लस π/4, कोई भी एंगल आ जाए, लेकिन जो ओमेगा टी पोर्शन है वो हमेशा क्या आता है? सेम आता है। तो ओमेगा टी नहीं बदल सकता। तो अगर वोल्टेज एक साइकिल में, मतलब एक साइकिल का जो टाइम है वोल्टेज का, वही टाइम किसका आएगा? करंट का आएगा। तो करंट और वोल्टेज का साइकिल का टाइम क्या आएगा? सेम। ये एक तरीका था अप्रोच करने का। अगर मुझे ऐसे नहीं पता तो मैं और क्या अप्रोच देख सकता हूं? वोल्टेज है वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो टी में 0 पुट कर दिया। टी में 0 पुट करोगे तो वोल्टेज कितनी आएगी? 0 आएगी। तो कौन सा ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है? इसमें कौन सा ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है? एक ग्राफ ए स्टार्ट होता है 0 से, एक ग्राफ बी जो है, दो ग्राफ ए और बी जो है 0 से स्टार्ट होते हैं, ए और बी, ठीक है। लेकिन अब ए में क्या है? एक टाइम टी के अंदर ए जो है वो 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है एज कंपेयर टू बी, ठीक है। तो ये तो वोल्टेज नहीं हो सकती, ठीक है। अब आते हैं सी पे। देखो सी यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से। जो सी है वो स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से। मतलब जब वोल्टेज 0 है तो जो ये सी वाला कर्व है वो टॉप पे है, ठीक है। जब वोल्टेज 0 थी तो सी वाला कर्व कहां चला गया? ऊपर चला गया, ठीक। तो ये कर्व यहां से स्टार्ट हो रहा है, और ये भी जो कर्व है ये भी एक साइकिल है। इसने भी एक साइकिल में क्या किया, मतलब इस टाइम टी में अपना एक साइकिल कंप्लीट किया है। बेसिक मैथ से वैसे भी मैं देखो बिना कुछ करे डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लेता कि ये साइन कर्व है, रेड वाला, और ये जो ऑरेंज वाला है ये कॉस कर्व है। कॉस 0 कितना होता है? 1। साइन 0 कितना होता है? 0। ये साइन कर्व है और ये क्या है? कॉस कर्व है। तो अगर बी जो है, अगर बी जो है, बी वोल्टेज है, अगर कर्व बी जो है वो वोल्टेज है, कर्व बी जो है वोल्टेज, तो जब वोल्टेज 0 थी तो करंट टॉप पे है, मतलब करंट 90 आगे है। अगर ये वोल्टेज है तो ये क्या होगी? अपने आप करंट होगी। तो करंट कितना आगे है? करंट 90 आ गया। 90 आगे किस में होती है? ठीक है, तो जो सी कर्व बन गया वो क्या बन गया? डायरेक्टली करंट बन गया। और लीड कौन कर रहा है? वोल्टेज या करंट? करंट लीड कर रही है। तो कौन से सर्किट में, मतलब कौन से एलिमेंट के अंदर करंट लीड करती है? किसमें करती है? कैपेसिटर के अंदर। तो इसके बेस पे हम बोल सकते हैं जो एलिमेंट एक्स है, जो डिवाइस एक्स है, एक्स क्या है? एक्स कैपेसिटर। बस आइडेंटिफाई करना है, कुछ नहीं लिखना। क्यों है? देख के पता लग रहा है। साइन कर्व था, 0 से स्टार्ट हो रहा है। देखो बी और सी सिर्फ दो कर्व हैं जिनका टाइम पीरियड सेम है, जो सेम टाइम में एक ऑसिलेशन या एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, बी और सी। जितने में बी और सी एक करता है, इतने में ये जो कर्व ए है वो क्या कर रहा है? वो 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो बी और सी क्या हो गए? वोल्टेज और करंट, क्योंकि दोनों के साइकिल क्या होंगे? सेम। थर्ड क्या बच गया? ए। तो ए क्या होगा? ए क्या होगा? पावर। ए क्या होगा? पावर, ठीक है। और इसको समझने का तरीका ये भी है, हमने पढ़ा था जब वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला था P इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी। अगर हम C की बात करेंगे तो वोल्टेज है E नॉट साइन ओमेगा टी, करंट में आएगा कॉस, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो वो कॉस बन जाएगा। डेरिवेशन में हमने ये प्रूफ किया हुआ है, E नॉट आई नॉट बाहर आएगा और ये बचेगा साइन 2 ओमेगा टी, और लिमिट आएगी 0 से टी। ये मैंने डेरिवेशन में किया हुआ है, जहां मैंने प्रूफ किया था कंप्लीट साइकिल के अंदर एवरेज पावर कितनी आती है? 0। यहां कर्व क्या आ रहा है? 2 ओमेगा टी आ रहा है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ ओमेगा आ रहा है, मतलब जितने टाइम में करंट और वोल्टेज एक साइकिल कंप्लीट करेंगे उतने ही टाइम में पावर का सर्कल क्या करेगा? 2 साइकिल कंप्लीट करेगा। इसलिए ये जो कर्व ए है वो क्या है? वो डबल आ रहा है, ठीक है। और ये ई नॉट इंटू आई नॉट भी आ रहा है।
ठीक है, वहां पे सिर्फ ई नोट था या आई नोट था, तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन की वजह से जो कर्व ये ऊपर बना हुआ है, इसका रीजन ये हो सकता है कि इसका जो पीक वैल्यू है वो इन दोनों से ज्यादा है, इसलिए कर्व ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ई नोट एंड आई नोट। वैसे यहाँ पे नीचे 2 भी था, अगर याद हो तो। ठीक है, खैर ये हमें नहीं चाहिए, हमने तो बस इसके बेस पे जस्ट डायग्राम देख के आइडेंटिफाई किया, मैंने आपको समझाया ये एक्स्ट्रा कि कैसे है ये। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है, पहला पार्ट है आइडेंटिफाई करो, कर लिया। अगला कर्व है विच कर्व शोज पावर कंजम्पशन ओवर अ फुल साइकिल, तो कर्व ए आ गया। ठीक है, थर्ड है व्हाट इज द एवरेज पावर कंजम्पशन ओवर अ साइकिल, तो मुझे पता है प्योर कैपेसिटर प्योर इंडक्टर में एवरेज पावर कितनी आती है, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर में एवरेज पावर कितनी आती है, 0 आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर में एवरेज पावर क्या आएगी, 0, तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, ओके। मेन ये क्वेश्चन थे हमारे। ठीक है, 4-5 ऑब्जेक्टिव हैं, ये हमने फिर एक पेज सेव कर लिया। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि एक अल्टरनेटिंग करंट है एंड दिस करंट इज गिवन बाय 2 साइन ओमेगा टी 6 कॉस ओमेगा टी, और बोला है आरएमएस करंट निकालनी है एम्पियर में कितनी होगी। ठीक है, तो एक ये डायरेक्ट फॉर्मूला है वैसे कि अगर मुझे आई गिवन होता है I1 साइन ओमेगा टी और I2 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो आई आरएमएस का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाय 2। ये सीबीएसई वाले कम पूछते हैं, बट पता होना चाहिए, वैसे भी आ जाते हैं क्वेश्चन ऐसे। तो क्या आएगा राइट आंसर, इस फॉर्मूले से आई आर एम एस कितना आएगा, I1 साइन और I2 कोस है ना, तो पहली वैल्यू कितनी है, 2, दूसरी कितनी है, 6, कर लो सॉल्व, क्या आएगा, 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर बाय 2, ये आएगा 36 और 4 40/2, 20, 4 पंजे 20, तो 2√5 एम्पियर, ये आएगा 2√5 एम्पियर। ठीक है, ऐसे आप जो है डायरेक्टली कर सकते हो। क्लियर है, इसका एक तरीका और भी है, बट ये सबसे आसान वे है अप्रोच करने का क्वेश्चन को। ठीक है, कि अगर हमें इस फॉर्मेट में गिवन होगा तो हम डायरेक्टली, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब ये सब सीयूटी के अंदर भी आ जाते हैं क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन सीयूटी में आता है, और नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, सोल्व कर लो। ठीक है, डेरिवेशन भी है इसकी वजह, तो कि अगर आपको सोल्व करना, तो जो हमने हमारी पहली क्लास थी इस चैप्टर की, उस पहली क्लास में हमने साइन ओमेगा टी का किया था, बिल्कुल सेम फॉर्मेट से हम इस पूरे का कर सकते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का, इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स ऑफ कितना है, 110 वोल्ट, 110 वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी है एसी की कितनी, 50 हर्ट्स, और निकालना है टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम से आरएमएस तक जाने का कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम से आरएमएस तक का क्या निकालना है, मैक्सिमम से आरएमएस वैल्यू तक का टाइम कितना लगेगा। तो आई कितना होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी, आई क्या होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी, तो आई कितना है, आई नोट तो क्या है, पीक वैल्यू, आई नोट क्या है, पीक वैल्यू। ठीक है, और आई कितना है, क्वेश्चन में आई कितना है, क्वेश्चन में आई कितना है, आई है, हमें आरएमएस वैल्यू चूज करनी है ना, तो आरएमएस कितना होता है, आई नोट बाई √2। ठीक है, तो कितना आएगा ये, आई नोट और साइन ओमेगा टी, ये कैंसिल, साइन ओमेगा टी कितना आएगा, साइन ओमेगा टी आएगा 1/√2। ठीक है, साइन के लिए 1/√2 किस एंगल पे होती है, 5/4 पे, तो ओमेगा टी कितना आएगा,
पाई बाय 4। ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू इंटू टी इक्वल टू कितना आएगा पाई बाय 4 2, तो पाई तो कट ही जाएगा, और न्यू कितना है क्वेश्चन में 50, ठीक है, इंटू टी इज इक्वल टू 1/4, और टी कितना आएगा 1/4 इंटू 1/100। 1/4 कितना आएगा, ये आएगा 0.25, और 10 की पावर -2, एक पावर और ले गए उधर, तो 2.5 और 10 की पावर -3 सेकेंड और 2.5 मिली सेकेंड। मैंने कहां से कहां तक का निकाला है, आई है इतनी वैल्यू, और आई नॉट क्या है पीक वैल्यू, ठीक है। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना आ रहा है 2.5 मिली सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे कोई भी आपको वैल्यू दे सकते हैं, मतलब इस कर्व के हिसाब से साइन कर अगर ऐसे है तो पीक वैल्यू से आरएमएस वैल्यू तक का जो टाइम है वो इतना है, कितना 2.5 मिली सेकेंड। कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। ओके, और देखो ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे देंगे, वोल्टेज और करंट गिवन है एक एसी सर्किट के अंदर, वोल्टेज का फॉर्मूला और करंट का फॉर्मूला गिवन है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रही है या करंट लीड कर रही है। अगर आप देखोगे रेफरेंस पॉइंट, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, देखो ये भी 100 पाई टी है और ये भी 100 पाई टी है, दोनों सेम है। एक में है +π/6 और एक में है -π/6, ठीक है। तो अगर +π/6 आ रहा है यहाँ पे तो ये लीड कर रहा है, और ये क्या कर रहा है लैग कर रहा है। तो कौन लीड कर रहा है, एक तो करंट लीड कर रही है किसको, वोल्टेज को। कितने एंगल से लीड कर रही है वो निकालना है हमें, तो कैसे करोगे उसके लिए माइनस कर दो, तो क्या आएगा फेज डिफरेंस डेल्टा फाई आएगा। ज्यादा कौन सा है, ये है 100 पाई टी +π/6, इसमें से ये माइनस कर दिया 100 पाई टी -π/6, क्या आएगा 100 पाई टी जब माइनस करोगे तो कट जाएगा, तो π/6 माइनस माइनस प्लस π/6 कितना आएगा π/3, और कितना होता है ये, तो कौन लीड कर रहा है, इसमें प्लस था इसमें प्लस था, तो कौन लीड कर रहा है, आई लीड वोल्टेज। एक तो ये चीज है, मतलब करंट लीड कर रही है, तो करंट कहाँ का लीड कर रही है, इन दो में लीड कर रही है, ठीक है। कितने से लीड कर रही है 60 से, क्या आंसर आएगा, वो करंट लीड कर रही है वोल्टेज को, कितने फेज डिफरेंस से 60 से, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है टू इंक्रीज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीरीज एलसीआर सर्किट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है, क्या होता है फॉर्मूला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है, या तो अगर मैं लिखूंगा एंगुलर का फॉर्मूला 1/√LC, और वैसे लिखूंगा तो आएगा 1/2 पाई और √LC, दो फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। बोल रहा है 1/√LC 1/2 पाई√LC, बोला है इस ओमेगा को इंक्रीज करना है, ठीक है। पहले लिखा हुआ है सोर्स फ्रीक्वेंसी शुड बी इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी से तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, पड़ेगा फर्क, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से एक्सएल और एक्ससी बदलते हैं, लेकिन हमें उस पॉइंट पे निकालना है जब एक्सएल एक्ससी बराबर होते हैं, तो जो भी चेंज एक्सएल में आएगा वही एक्ससी में आएगा, तो हमेशा क्या रहेंगे, ये बराबर ही रहेंगे, तो इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अनदर रेजिस्टेंस शुड बी एडेड, कोई मतलब ही नहीं रेजिस्टेंस के अंदर, तो ये जो पार्ट है ये भी हट गया। Another capacitance capacitor should be added in series with the first capacitor, और फोर्थ है सोर्स फ्रीक्वेंसी शुड बी डिक्रीज, तो ये भी नहीं है, मतलब ये तीन तो गलत है, बट ये सही क्यों है वो सीखना है। देखो ओमेगा एल और सी दोनों के साथ इनवर्सली है, इनवर्स का मतलब है एल भी कम होना चाहिए और सी भी कम होना चाहिए, तो अब वो एल की बात तो कर नहीं रहा, वो सी की बात कर रहा है। कैपेसिटर, कैपेसिटर कब कम हो सकता है, हमारे पास
कैपेसिटर कब कम हो सकता है? बोले एंगुलर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है तो अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन सीरीज। तो देखो सर्किट वैसे क्या बनेगा, एक आर है, एक एल और एक सी, ऐसे है सर्किट अभी। बोले अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन सीरीज विद द फर्स्ट कैपेसिटर। एक और कैपेसिटर इसके साथ सीरीज में लगा दिया। सोचो इसके साथ अगर कैपेसिटर सीरीज में लगेगा, सीरीज में ऐड करने से कैपेसिटर कम होता है ज्यादा होता है? क्या होता है? कम होगा ज्यादा होगा? क्या होगा? सीरीज में ऐड करने से क्या होता है? अगर एक कैपेसिटर को यहां पे आपने और ऐड कर दिया सीरीज के अंदर, यहां पे अगर आपने एक कैपेसिटर को ऐड कर दिया सीरीज में, तो क्या होगा? ये ऐड करने से कैपेसिटेंस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, है ना। सीरीज में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। पैरेलल में क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो इसने सीरीज में लगा दिया कैपेसिटर। जब कैपेसिटर को सीरीज में लगा दोगे तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। तो सी अगर डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या करेगी? इंक्रीज। ठीक है। तो टेक्निकल सा क्वेश्चन है। पहला है फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो सोर्स फ्रीक्वेंसी है उससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बदलने से एक्सएल और एक्सी बदलते हैं, बट यहाँ पे एक्सएल एक्सी नहीं आ रहा। फिर यहाँ भी फ्रीक्वेंसी था, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी था, ये रेजिस्टेंस है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं कर रही, करंट करती है मैक्सिमम करंट, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं करती। तो इसका भी कोई रोल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा वैसे तो। अगर नहीं भी पता होता ऑप्शन तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यही बचा, तो ये हो सकता है। ठीक है, नन होता तो फिर अलग बात होती। क्लियर है? ओके। और देखो, बोला है विद द ग्रेजुअल इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। ये हमने किया हुआ क्वेश्चन वैसे। ग्रेजुअल इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई द इम्पिडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। ठीक है, याद करो ग्राफ, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसा होता है? पहले डिक्रीज करता है और फिर इंक्रीज करता है। तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? है ना, ये तो हमने थ्योरी में भी किया हुआ है ना, कि पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो गैप क्या होता है एक्सएल एक्सी का। तो z का फॉर्मूला था, वो था एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। हम जब तीनों एक साथ बनाए थे तो एल का ग्राफ ये था, सी ग्राफ ये था। पहले जो गैप है एक्सएल माइनस एक्सी का वो कम होता जा रहा है। तो एक्सएल माइनस एक्सी कम होगा तो जेड क्या होगा? पहले कम होगा। फिर एक पॉइंट पे ये एक्सएल एक्सी और एक्सएल दोनों बराबर हो गए, तो डिफरेंस क्या हो गया? ये जीरो। जेड क्या आ जाएगा? मिनिमम। और उसके बाद वापिस ये गैप क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो जेड क्या करेगा? वापिस वापिस इंक्रीज करेगा। तो क्या ऑप्शन आएगा? पहले डिक्रीज मिनिमम एंड देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन ये बताओ, फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट at resonance the statement which is not true for series LCR circuit, the statement which is not true is series LCR circuit at resonance। at resonance पावर फैक्टर क्या होता है? पहला है वॉटलेस करंट इज जीरो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सएल और एक्सी दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सीरीज रेजोनेंस के अंदर एक्सएल एक्सी क्या होते हैं? बोला विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पहला है वॉटलेस करंट जो है वो क्या है? जीरो है। ठीक है, एक्सएल एक्सी क्या है? बराबर है। ठीक है, तो अगर एक्सएल एक्सी बराबर होंगे और यहाँ लिखा हुआ है एक तो वॉटलेस करंट क्या है? जीरो है, मतलब करंट है ही नहीं। क्यों है वॉटलेस करंट जीरो? क्योंकि अगर एक्सएल एक्सी बराबर है, सारा जो वोल्टेज है, पूरी की पूरी वोल्टेज वो किसके पास है? वो सारी वोल्टेज रेजिस्टेंस के पास है। किसके पास है? रजिस्टर के पास है। अगला पार्ट है पावर फैक्टर इज जीरो, बट मुझे पता है एट रेजोनेंस जो कॉस फाई आता है पावर फैक्टर, वो कितना आता है? वन आता है, और वो कितना होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है ना।
रेजोनेंस पे पावर फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम। यहाँ क्या लिखा हुआ, पावर फैक्टर 0। तो ये जो है विच इज नॉट ट्रू, तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है, ये तो है। अगला क्या लिखा हुआ है, पीक एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इज इक्वल टू पीक एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर। ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन भी था, ठीक है, कि रेजोनेंस पे अगर आर है तो एनर्जी क्या करती है, ऑसिलेट करती है, इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर से इंडक्टर, तो दोनों एनर्जी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अगला है एवरेज पावर और एपरेंट पावर। तो पता है पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर का फॉर्मूला था ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। रेजोनेंस पे कॉस फाई 1 होता है, इसको बोलते हैं एपरेंट पावर, ये क्या होती है, ट्रू पावर। तो अगर ये 1 हो गया तो ये पावर और ये पावर दोनों क्या आएंगी, बराबर आएंगी। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो क्या आंसर सही है हमारा, जो पावर फैक्टर है वो 0 नहीं होता, ये क्या होता है, इज इक्वल टू 1। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, दिख रहा है नहीं, हाँ, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने एलसीआर सर्किट के जो क्वेश्चन थे वो हमने मोस्टली सारे डिस्कस कर लिए बोर्ड पैटर्न के ऊपर, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम करेंगे ट्रांसफॉर्मर। तो हमें 1-1.5 घंटे की क्लास चाहिए जिसमें पूरा ट्रांसफॉर्मर जो है वो वाइंड अप करना है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, टाटा बाय बाय।